नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरा नेपाल जल रहा है। चारों तरफ आग, मारपीट, तोड़फोड़ और दंगा दिखाई दे रहा है। ज्यादातर सरकारी बिल्डिंग को जला दिया गया है। संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। प्रेसिडेंट हाउस आग की लपटों में घिरा हुआ है। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी रिजाइन कर दिया है। नेपाल में इस वक्त कोई सरकार नहीं है। न कहीं पुलिस दिखाई देती है, न कहीं फौज नजर आती है। सारा सिस्टम भीड़ के कब्जे में है। प्रदर्शनकारियों की मांगें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन वो ढूंढ ढूंढ कर नेताओं के घरों को आग लगा रहे हैं। ओली के गवर्नमेंट के मंत्रियों, सांसदों और नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। विपक्ष के नेता भी भीड़ के गुस्से से नहीं बच पाए हैं। 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों शेर बहादुर देउबा, पुष्प कुमार दहल प्रचंड और झलनाथ खनाल को प्रोटेस्टर्स ने बुरी तरह मारा। झलनाथ खनाल की वाइफ को जिंदा जला दिया। बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने आज पूरे काठमांडू को तहस नहस कर दिया। प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं की मांग है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स रिजाइन करें, नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन हो, नए सिरे से चुनाव कराए जाएं और देश की सरकार नई पीढ़ी के हाथों में सौंप दी जाए। अब सवाल यह कि यह सब कौन करेगा, कैसे होगा? जब तक सिस्टम बदलेगा तब तक सरकार कौन चलाएगा? क्या सेना अब सारी पावर अपने हाथ में ले लेगी या फिर काठमांडू के मेयर बालिन शाह को कमान सौंपी जाएगी? बालिन शाह कौन है, इनका नाम चर्चा में क्यों आया, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं नेपाल के हालात। काठमांडू की ये तस्वीरें शाम करीब 4 बजे की हैं। आसमान में हर तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। नेपाल के पार्लियामेंट को आग के हवाले करने के बाद प्रदर्शनकारी जीत का जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की खबर आ चुकी थी। प्रधानमंत्री के दफ्तर को आग के हवाले किया जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जल चुकी थी। मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी हो रही थी, लूटपाट हो रही थी। प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सेना पीछे हट चुकी थी, पुलिस गायब थी, प्रधानमंत्री पद छोड़ चुके थे, मंत्री अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। हर तरफ भीड़ का राज था, अराजकता थी। प्रोटेस्टर्स ने सबसे आखिर में नेपाल के राष्ट्रपति भवन पर हमला बोला। हालांकि प्रदर्शनकारी काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास को तो दोपहर के वक्त ही तहस नहस कर चुके थे, लेकिन राष्ट्रपति के सरकारी आवास प्रेसिडेंट हाउस पर सेना का पहरा था। बख्तरबंद गाड़ियों ने प्रेसिडेंट हाउस को घेर रखा था, इसलिए प्रोटेस्टर्स राष्ट्रपति भवन में शाम तक नहीं घुस पाए। लेकिन शाम करीब 4 बजे सेना पीछे हटी, प्रोटेस्टर्स आगे बढ़े और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। राष्ट्रपति भवन की इन तस्वीरों के साथ ही नेपाल में तख्ता पलट का काम पूरा हो गया। नेपाल में स्थिति बहुत खराब है, लेकिन हमारे संवाददाता टी राघवन और वीडियो जर्नलिस्ट किरण कुमार ने बहुत हिम्मत दिखाई। हिंसा पर उतारू प्रोटेस्टर के बीच राष्ट्रपति भवन के प्रेमाइसेस में इंडिया टीवी का कैमरा पहुंचा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सिर्फ इंडिया टीवी के पास हैं, क्योंकि जिस वक्त काठमांडू में राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला, उस वक्त सिर्फ हमारा कैमरामैन मौजूद था। टी राघवन ने बताया कि काठमांडू के न्यू बानेश्वर इलाके में बनी ये भव्य इमारत नेपाल में पावर की सिंबल थी, लेकिन जेन जी मूवमेंट के नाम पर सड़कों पर निकले हजारों नौजवानों ने 36 घंटे में नेपाल में सत्ता से जुड़ी हर जगह को बर्बाद कर दिया। आज काठमांडू में जो हुआ उसने श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट की तस्वीरों की याद दिला दी। हैरानी की बात यह कि काठमांडू में प्रेसिडेंट हाउस की सिक्योरिटी के लिए फौज के सैकड़ों जवान तैनात थे। दोपहर तक तो सेना ने आंदोलनकारियों को राष्ट्रपति भवन से करीब 500 मीटर दूर रोक कर रखा था, लेकिन प्रोटेस्टर की बढ़ती संख्या देखकर
उनका उग्र रूप देखकर सेना के जवान धीरे धीरे पीछे हटते गए। जब आर्मी को लगा कि अब प्रदर्शनकारियों को रोकना मुश्किल है, तो राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को सेना की सुरक्षा में राष्ट्रपति भवन से बाहर निकाल लिया गया। इसके कुछ ही देर बाद आंदोलनकारियों की भीड़ प्रेसिडेंट हाउस में घुस गई। पहले लॉन में रखे गमले तोड़े गए, फिर खिड़कियों के कांच तोड़े गए। इसके बाद प्रोटेस्टर प्रेसिडेंट हाउस में अंदर घुस गए। ज्यादातर सामान लूट लिया गया, जिसके हाथ जो पड़ा वो उसे उठाकर ले आया और फिर आग लगा दी गई। टी राघवन और किरण कुमार ने काठमांडू में हुई इस हिंसा को अपनी आंखों से देखा। राघवन ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसे देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि आज काठमांडू में किस तरह के हालात रहे होंगे, वहां सिचुएशन कितनी खतरनाक हो गई है। और आप देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर की सीधी तस्वीरें जो इंडिया टीवी आप तक पहुंचा रहा है। जो बिल्डिंग का पहला माला है उसको किस तरह से आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर अब ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से सिक्योर नहीं रह गई है, ऐसा लगता है। लगातार देखिए जो तस्वीरें हैं, आपको जिस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर से सोफे जो हैं उसको देखिए किस तरह से बाहर लेकर आया गया है और उसको यहाँ पर तहस नहस किया जा रहा है। इस ये खुशी है, ये युवा शक्ति की जीत है। ये युवा शक्ति की जीत है। ये करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई यहाँ पर छेड़ी गई थी उसकी जीत है। और देखिए आप किस तरह से पूरे के पूरे राष्ट्रपति भवन को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी किरण कुमार के साथ लाइव रिपोर्टिंग हम राष्ट्रपति भवन के अंदर से कर रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से एक पूरा के पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। आप देखिए एक तरफ आर्मी के उस कॉन्टिजेंट को आप देख लीजिए कि किस तरह से आर्मी के कब्जे में कुछ मिनटों पहले तक ये जो पूरा राष्ट्रपति भवन था, लेकिन अब जब पब्लिक इतनी ज्यादा यहाँ पर तादाद में इकट्ठा हो गई तो फिर उसे वहां से जो है आर्मी जो है पीछे हट गई। उसके बाद पब्लिक ने इस पूरे बिल्डिंग को अपने कंट्रोल में ले लिया, पूरी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और उसके बाद अब इस पूरे राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। देखिए किस तरह से पूरा राष्ट्रपति भवन यहाँ पर धू धू कर जल रहा है। इंडिया टीवी एक अकेला ऐसा टीवी चैनल है जो यहाँ पर पहुंचा है। नेपाल मीडिया भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन इंडिया टीवी अपने दर्शकों को एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से आपको दिखा रहा है कि देखिए किस तरह से जो है हमारे कैमरामैन किरण हम जान को जोखिम में डालकर उस बिल्डिंग के अंदर तक पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन पर, जहां पर देखिए इस बिल्डिंग को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। अब हमें यहां से पीछे हटना होगा क्योंकि कभी भी ये बिल्डिंग धराशायी हो सकती है, ऐसा यहाँ के जो आर्मी के लोग हैं वो कह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से पीछे हटना चाहते हैं। देखिए ये जो तस्वीर है, ये अनरेस्ट जो है, जो गुस्सा है लोगों का, युवाओं का करप्शन के खिलाफ, जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर इन चीजों को डील किया था, उसके बाद जो है किस तरह से यहाँ पर जो है तस्वीरें बदली। पहले यह कहा गया था कि जो युवा है उसको हल्के में लिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन अब देखिए आप किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा जो माहौल है वो युवाओं के कंट्रोल में आ गया है। करप्शन के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई थी वो तख्ता पलट के साथ यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया है। कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति भवन से एक बड़ा कैवलकेड यहाँ से मूव होता दिखा था, जिससे ये नजर आ रहा था कि जो राष्ट्रपति हैं शायद वो भी यहाँ से कूच कर गए हैं। ये किस तरह से यहाँ पर करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन है उसकी जीत हुई है। देखिए किस तरह से लोग अभी भी आग जनी के बाद भी वहां पर जो है लोग अंदर बचे हुए हैं और इस तरह से लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग जो है हम लाइव आपको दिखा रहे हैं कैमरामैन किरण के साथ। ये जो लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, आप कुछ यहाँ से आवाजें भी उठने लगी है। ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में जो है यहाँ पर एक धमाका भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की आग की लपटें जो है पूरे राष्ट्रपति भवन की तरफ से उठ रही है। लगता है करप्शन के खिलाफ आपने ये आंदोलन खड़ा किया था। करप्शन के खिलाफ है। हमारे देश में हमारे नेताओं ने हमारी आवाज नहीं सुना, इसलिए हमको आक्रोश आया, हमारा का रगत जाग गया, हमारा दगत उमल गया। इसलिए हमने ये हमारी संपत्ति है, ये सब हमारे संपत्ति, हमने विनाश कर की कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इन सब लोगों को ये देश से निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे इनका
मार देना पड़ेगा। ये पहले से ही तय था कि एक एक बड़ी बिल्डिंग को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा, उसे निशाने पर लाया जाएगा। कुछ लोग अभी भी जो अंदर जो आग लगाने के लिए गए थे वो शायद फंसे हुए हैं, इसलिए आर्मी के लोग उन्हें वार्निंग देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर कि किसी तरह से उन्हें यहाँ से नीचे उतारा जाए, क्योंकि पूरा भवन जो है आप देखिए किस तरह से राष्ट्रपति भवन जो एक बहुत भव्य सुंदर भवन माना जाता था काठमांडू का राष्ट्रपति भवन, लेकिन अब उस राष्ट्रपति भवन को पूरी तरह से यहाँ पर आग के हवाले कर दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। कैमरामैन मेरे सहयोगी किरण जो हैं वो इस तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो एक सिविक अनरेस्ट था, एक आंदोलन, एक दिन के प्रोटेस्ट को जो शुरू किया गया था, किस तरह से वहां पर एक सिविलियन किलिंग हुई, 19 युवाओं को बेवजह वहां पर जान गंवानी पड़ी। उसके बाद जो गुस्सा, जो आक्रोश आज काठमांडू में, नेपाल में सड़कों पर देखने को मिला, उसकी तस्वीरें जो है वाकई में डराने वाली भी है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप सेफ हैं? आप सेफ हैं? सब तोड़फोड़ कर दिया हमने। अन्याय हो गया, धेरै बहुत अन्याय हो गया। ये खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी आज। हाँ, बहुत इसको ये भी नसीब नहीं है, उसले की नहीं है, ये हमारा चीज है। हाँ, ये हमारा चीज है। बहुत धन्यवाद। ये हमारा चीज है करके ये जो है बहुत सारी चीजें जो है वहां से लेकर जा रहे हैं। कह रहे हैं पब्लिक की प्रॉपर्टी है, इसलिए पब्लिक इसको अपने साथ लेकर जाने ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। पब्लिक की प्रॉपर्टी जो है पब्लिक अपने साथ लेकर जाना चाहती है, इसीलिए ये युवा जो हैं अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसी चीजों को लेकर आगे। एक बार फिर आप उन तस्वीरों को देखिए जो नेपाल के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। राष्ट्रपति भवन पर भीड़ के कब्जे के थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के इस्तीफे की खबर आई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहले इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे। भीड़ केपी शर्मा ओली का इस्तीफा चाहती थी, वो हो गया, सरकार चली गई। अब क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, नेपाल को कौन चलाएगा, इसका जवाब प्रोटेस्टर्स के पास नहीं है। आंदोलन में शामिल नौजवानों को सिर्फ इस बात की खुशी है कि उन्होंने सरकार गिरा दी, प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लिया, उन्हें मजबूर कर दिया। जब टी राघवन ने राष्ट्रपति भवन को जलाने वाले युवाओं से पूछा कि अगली सरकार कैसे बनेगी, वो यही कहते रहे कि अब युवा ही नई सरकार बनाएंगे, नौजवान ही नेपाल को चलाएंगे। नेपाल एक शांतिपूर्ण देश जिसमें बुद्ध की पूजा की जाती है, लेकिन जो ये हिस्ट्री हो गई है, एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एक पब्लिक अनरेस्ट जो है, एक कह सकते हैं कि तख्ता पलट की और कैसे बदला, कैसे युवाओं का वो रोष जागा जब सरकार ने यहाँ पर एक के बाद एक गलत फैसले लिए, और किस तरह से अब पूरी की पूरी सरकार जो है उसको पब्लिक ने अपने हाथों में लेकर पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया है। एक बार फिर देखिए यहाँ पर आग की लपटें इतनी ज्यादा है, जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो जो है वहां से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वो कभी भी फट सकते हैं, इसीलिए यहाँ से दूर रहने की सलाह हमें दी गई है। जो धुआं है वो इतना ज्यादा है कि यहाँ पर बात करना जो है वो भी मुश्किल हो रहा है। बहुत ज्यादा धुआं जो है वो सांस के जरिए अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए पूरा राष्ट्रपति भवन जो कुछ ही घंटों पहले तक, जब तक हम यहाँ से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब जो है ये करप्शन की जीत हो गई। आपको करप्शन के खिलाफ आपकी जंग की जीत हो गई। आप इंडिया टीवी से धन्यवाद। ये करप्शन ये 10 साल 20 साल 50 साल से ये हो रहा था। जब राजतंत्र गया तब तो वही से बड़ा ये भाग्य वही से बड़ा करप्शन इधर पे हुआ। ये प्रचंड शेरबहादुर माओवादी प्राथमिकता सब भ्रष्टाचारी लोग है। ये हमारा देश ने डुबा दिया इन्होंने। युवाओं के नेतृत्व में एक नई सरकार बने, इस मैसेज के साथ अब जो है इस तख्ता पलट को काठमांडू में अंजाम दिया गया है। लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई है। बहुत ज्यादा त्रस्त यहाँ का युवा था, जिस तरह की बेरोजगारी से यहाँ का युवा जूझ रहा था, जिस तरह से पलायन से यहाँ पे युवा जूझ रहा था। अब जस्टिस आपके चेहरे पे दिख रहा है खुशी। हमें अब बहुत खुशी है, क्योंकि हम कल रात को सोए नहीं, हमारे इतने सारे स्टूडेंट मर गए, इसलिए हम कभी सो नहीं पाए। आज चैन की नींद आई, क्योंकि आज हमारा नया नेपाल बनने वाला है। वी प्राउड ऑफ यू चैन जी गाइस। जैसे भी यहाँ पर क्या बोलते हैं आपको बांग्लादेश श्रीलंका में हुआ था, ईसाई सेम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर केपी ओली इतना जनता को शोषण किया था, इतना शोषण किया था कि इतना छोटा छोटा बच्चा को गोली मार दिया था। अब लोग सब जाग गए। अब इसको इसी राष्ट्रपति भवन में आग लगा है, ईसाई उसको घर में लाकर उस ओली को
देवपा को इसी में चलाएंगे, उसके बाद में हम लोग का शांति होगा। ये आक्रोश, ये गुस्सा है कि जो नेता जिनकी एक लापरवाही की, एक गलती की वजह से 19 बेगुनाहों की जान यहाँ पर चली गई, वो जो गुस्सा है वो यहाँ पर फूट रहा है। आप देखिए किस तरह से अब जो लोग यहाँ पर पहुंचे वो खुश हैं, वो ये इस बात से खुश हैं कि उन्होंने उन एस्टेब्लिशमेंट्स को, उन सरकारी भवनों को जिस पर जो नेता लोग राज करते थे, एक एक कर सबको ध्वस्त कर दिया है। आखिरी बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन बची थी और राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आप देखिए, ये एक इतिहास बन गई है कि किस तरह से अगर जनता अगर सरकार के खिलाफ हो जाती है, जनता का गुस्सा अगर सरकार के खिलाफ हो जाता है तो फिर उस देश में क्या हालात होते हैं। काठमांडू राजधानी की जो राजधानी है नेपाल की, वहां से ये सीधी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। कैमरामैन किरण के साथ हम इस रिपोर्ट को यहां से अंजाम दे रहे हैं। आप देखिए पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन यहां पर अब लगभग आग की भेंट चढ़ गया है। एक भी जगह राष्ट्रपति भवन की एक बहुत सुंदर भव्य इमारत जो है वो अब बिल्कुल भी नहीं बची है। पूरी तरह से यहाँ पर इस भवन को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें उस गुस्से को, उस आक्रोश को बयां कर रही हैं। साथ में ये हेलीकॉप्टर की आवाज जो यहाँ पर आसमान में मंडरा रही है, यहाँ के लोगों को लगता है कि जो भी बड़े नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, वो ऐसे हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ से पलायन की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि वो उनकी जो सोच है वो सच भी हो, लेकिन ये जो तस्वीर है ये अपने आप में इस बात को बयां करने के लिए काफी है कि श्रीलंका और बांग्लादेश और दूसरे देशों के साथ साथ अब नेपाल में भी एक नया इतिहास जनता ने लिखा है। ऐसा इतिहास जो आक्रोश और गुस्से से भरा हुआ है और उसका परिणाम आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन को जो है आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया है। आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज है कि हम बिल्कुल यहाँ से पास भी नहीं जा पा रहे हैं। धुआं भी काला जो है पूरा उठ रहा है यहाँ से, और ये धुएं का गुबार, ये आग की लपटें इस गुस्से को, इस युवा के गुस्से को शांत कर पाएंगी ये कहना मुश्किल है। जलते हुए राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें गवाह हैं इस बात का कि नेपाल में आग किस कदर लगी है। इससे पहले नेपाल की पार्लियामेंट बिल्डिंग का भी यही हाल कर दिया गया था। प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग में कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी बिल्डिंग धुआं धुआं हो गई। कल तक जेनजी मूवमेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगी पाबंदी के खिलाफ नाराजगी की वजह बताया जा रहा था, लेकिन आज प्रोटेस्टर्स ने कहा कि यह आंदोलन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं, देश में फैले करप्शन के खिलाफ है। नेपाल की बुरी हालत के लिए सिर्फ करप्ट सिस्टम जिम्मेदार है। इसे बदलने के लिए नौजवान घरों से निकले हैं और जब तक सरकार को हटाकर नए लोगों के हाथ में सत्ता नहीं आती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसीलिए आज जैसे ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की खबर आई तो प्रदर्शनकारियों का जोश और बढ़ गया। नौजवानों ने संसद चलो की कॉल दे दी। आंदोलनकारियों का कहना था कि संसद में बैठे सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के नेता हों, सब के सब करप्ट हैं, पार्लियामेंट में बैठकर नेपाल को लूटते हैं, इसलिए संसद पर अटैक करो। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद पुलिस और सेना का रुख भी बदल गया। जो जवान पहले आंदोलनकारियों को रोक रहे थे वो पीछे हटने लगे और हजारों नौजवानों की भीड़ नारे लगाती हुई पार्लियामेंट में घुस गई। वहां जमकर तोड़फोड़ की और उसके बाद पार्लियामेंट की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। नेपाल में आग भड़कने की मेन वजह है करप्शन और सोशल मीडिया पर बैन से आज़ादी खोने का खतरा। नेपाल में केपी ओली के इस्तीफे के बाद युवाओं को शांत हो जाना चाहिए था, क्योंकि ओली ने ही सोशल मीडिया पर बैन लगाया था। फिर प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई गई थी। 22 नौजवानों की मौत ने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफों के बाद भी आंदोलन क्यों नहीं रुका? सरकार गिरने के बाद भी राष्ट्रपति भवन, संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसे भवनों को आग के हवाले करना अच्छा तो नहीं माना जा सकता। ये संपत्ति नेपाल की है, वहां के लोगों की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। आगजनी, हिंसा, मारपीट से किसी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता। लेकिन प्रोटेस्टर्स ने सिर्फ राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और पार्लियामेंट को निशाना नहीं बनाया। पूर्व प्रधानमंत्रियों, विपक्षी नेताओं के घरों और पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों पर भी हमला हुआ। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर में प्रोटेस्टर्स की भीड़ घुस गई। शेर बहादुर देउबा और उनकी वाइफ आजू राणा देउबा की
जमकर पिटाई की गई। शेर बहादुर देउबा 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी केपी शर्मा ओली की सरकार को सपोर्ट कर रही थी। शेर बहादुर देउबा की वाइफ आजू राणा देउबा ओली सरकार में विदेश मंत्री थी। उनके घर के आसपास जबरदस्त सिक्योरिटी रहती है, लेकिन भीड़ आज देउबा के घर में घुसी, उन्हें बुरी तरह पीटा। 79 साल के देउबा लहूलुहान हो गए। उनकी वाइफ को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा। आरजू देउबा को जमीन पर गिरा कर घसीटा गया। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जान पर खेलकर किसी तरह देउबा और उनकी वाइफ को भीड़ के चंगुल से बचाया। सुरक्षाकर्मी उन्हें घर के पीछे के हिस्से में ले गए। घर के बाहर बाउंड्री वॉल पर कटीले तारों की फेंसिंग के ऊपर से देउबा को सड़क पर लाया गया और फिर सेना उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गई। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी वाइफ आरजू देउबा की तो किस्मत अच्छी थी, जान बच गई। लेकिन नेपाल के एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर झलनाथ खनाल इतने लकी नहीं रहे। आंदोलनकारियों ने झलनाथ खनाल के घर में तोड़फोड़ की, फिर आग लगा दी। आगजनी में उनकी वाइफ रवि लक्ष्मी चित्रकार खनाल बुरी तरह झुलस गई और थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता झलनाथ खनाल 3 फरवरी 2011 से 29 अगस्त 2011 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। वो फिलहाल राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन नेपाल में अभी कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार है, इसलिए जनता का गुस्सा इस पार्टी के सारे नेताओं के खिलाफ भड़का हुआ है और झलनाथ खनाल और उनकी वाइफ इसके शिकार हो गए। आगजनी केपी शर्मा ओली के आवास पर भी हुई। ये धधकती आग की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ओली के घर की हैं। हालांकि भीड़ के वहां पहुंचने से पहले ही सेना के हेलीकॉप्टर से ओली को वहां से निकाला जा चुका था। ओली ने 3 सितंबर को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगाई थी, जिससे ट्रिगर होकर जेन जी ने यह आंदोलन शुरू किया, जो बाद में एंटी करप्शन मूवमेंट में बदल गया। सिर्फ 2 दिन के आंदोलन में ही केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि भीड़ के उग्र रुख को देखते हुए ओली की सरकार के कई मंत्री पहले ही इस्तीफों का ऐलान कर चुके थे। नेपाल के होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने तो कल ही रिजाइन कर दिया था। इसके बाद आज सुबह नेपाल के हेल्थ मिनिस्टर, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर समेत कई मंत्रियों ने सार्वजनिक तौर पर इस्तीफे की घोषणा की। इससे इन लोगों के प्रति प्रोटेस्टर्स की नाराजगी थोड़ी बहुत कम हुई, लेकिन जिन मंत्रियों ने पद नहीं छोड़ा उनके खिलाफ भीड़ का गुस्सा लगातार निकल रहा था। असल में आज सुबह से ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ अलग अलग गुट बनाकर मंत्रियों को खोज रही थी, उनके घर जाकर मारपीट कर रही थी, आगजनी कर रही थी। जो मंत्री उनके हाथ लगे उन्हें पीटा जा रहा था। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु पौडेल भीड़ के हत्थे चढ़ गए। आंदोलनकारियों ने उन्हें घर से बाहर घसीटा और फिर रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जब वो भीड़ से बचने के लिए भागे, तभी किसी शख्स ने उन्हें खतरनाक फ्लाइंग किक मारी, जिससे विष्णु पौडेल उछलकर दीवार से टकराए और सड़क के किनारे गिर गए। भीड़ ने उन्हें फिर पकड़ लिया और उनकी फिर पिटाई की। किसी तरह गलियों में भागकर नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी जान बचाई। हालात को देखकर किसी को भी इस बात का अंदाजा होगा कि नेपाल में आजकल नेता सुरक्षित नहीं है। इसलिए सेना ने कल रात में ही इमरजेंसी में लीडर्स के इवैक्यूएशन की रणनीति बना ली थी। सुबह से ही काठमांडू के ऊपर सेना के 10 हेलीकॉप्टर्स आसमान में चक्कर काटते नजर आए। इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए कुछ नेताओं और मंत्रियों को उनके घरों से सुरक्षित निकाला जा सका। नेपाल की सड़कों पर मंत्रियों और नेताओं को पीटा गया, उनके घरों को आग लगाई गई। इसकी वजह लोगों के दिलो दिमाग में बरसों से जल रही आग है। नेपाल को कभी स्टेबल सरकार नहीं मिली। 17 साल में 14 बार सरकारें बदली। केपी ओली 4 बार प्रधानमंत्री बने। सरकारें जनमत से नहीं, जोड़ तोड़ से बनाई गई।
कोई एंटी इंडिया सेंटिमेंट के सहारे बना तो किसी ने प्रो चाइना होने की चाल चली। नेपाल के लोगों को जब यह एहसास हुआ कि ये लोग जनता की भावनाओं को भड़काते हैं, खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, देश को लूटते हैं, तो लोगों के दिलों में गुस्सा बढ़ा। सोशल मीडिया के जरिए यह बात घर घर पहुंच गई और मौका मिलते ही ये नाराजगी फूट पड़ी। इसीलिए स्थापित राजनीतिक दलों में लोगों का विश्वास नहीं रहा। नेपाल में अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, सरकार का तख्ता पलट चुका है। प्रोटेस्टर्स ने सिर्फ 2 दिन में अपना मकसद हासिल कर लिया। हालांकि 22 नौजवानों को जान से हाथ धोना पड़ा। आंदोलन कर रहे लोगों में अपने साथियों को खोने का गम तो है, लेकिन जिस तरह उन्होंने 2 दिन में ही सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, इसकी खुशी भी है। युवाओं का कहना था कि पिछले कई साल से करप्शन के मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। किसी भी पार्टी की सरकार रही, सब भ्रष्टाचार में डूबे रहे। अब नई सरकार और नया सिस्टम शुरू किया जाएगा। जनता बोलेगी रास्ता खाली कर, रास्ता खाली कर। ये देश पर सिर्फ ये झंडे का राज है, किसी के बाप का नहीं। जनता आती है, रास्ता खाली कर। रामचंद्र रास्ता खाली कर, जनता आती है। बस यही एक नारा है, आज सिद्ध करेंगे। ये देश सिर्फ इस झंडे का है और किसी का नहीं। ये सिर्फ इस जहाँ झंडे पर का देश है। रातों चंद्र सूर्य जंगी निशान है हमरो, ये निशान हमारा है। और आज केपी की मैयत पे आए हम। किस तरह से ये आक्रोश, ये गुस्से, वीर गोरखाली का पावर क्या है, एक बार दिखा दिया है नेपाल सरकार को, है ना। सरकार को एक पावर, एक शक्ति दिखाई है जनता ने कि किस तरह जो है यहाँ पर जो है अगर जनता ठान ले, अगर जनता इस बात को का फैसला कर ले तो मजबूत से मजबूत सरकार के भी पैर उखड़ जाते हैं। This is years of corruption, years of oppression against Nepali people, Yes. and we've finally done it. Yes. ये सबसे घटिया और सबसे भ्रष्ट नेता, करप्ट गवर्नमेंट जो है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। अब ये करप्ट गवर्नमेंट अब यहाँ से चली जाएगी तो उसके बाद आपका प्रोटेस्ट खत्म होगा कि पूरा सिस्टम को ही बदलना चाहिए। सिस्टम बदला जाएगा। खून पसीना सब हमारा खून। नेपाल में सरकार का तख्ता पलट हो गया, राष्ट्रपति भवन और संसद को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी बरकरार है। और इस गुस्से की वजह है केपी शर्मा ओली। हालांकि वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक युवाओं पर गोली चलाने का ऑर्डर देने वाले ओली को सजा नहीं मिलेगी, तब तक इंसाफ पूरा नहीं होगा। ओली इस वक्त कहाँ हैं, इसे लेकर पिक्चर क्लियर नहीं है। कल से अटकलें लग रही थी कि केपी ओली दुबई जा सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह उनकी सरकार चीन समर्थक नीतियों को लागू कर रही थी, उसे देखते हुए चीन भी उनका ठिकाना हो सकता है। लेकिन लोगों का कहना है कि ओली को देश से बाहर नहीं जाने देंगे, ओली को सदा दिलाकर ही रहेंगे। नेपाल के सबसे करप्ट प्रधानमंत्री, इतिहास के सबसे खत्म प्रधानमंत्री, जिसने कल हमारे जेनजी पुस्ता को 19 से ज्यादा 20 से ज्यादा लड़का मर गए। 2 लड़का हमारे ही पास में इधर ही मर गए। इसलिए हम एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संसद किसी को भी देश में नहीं चाहते। जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो अब नेपाल में वो हम करवाएंगे सर। ये गुस्सा है, कितना गुस्सा यहाँ पे लोगों में है, क्योंकि ये इनका जो प्रोटेस्ट था वो करप्शन के खिलाफ था। यहाँ पर ये लोग कह रहे थे कि कितने एक के बाद एक करप्शन के चार्जेस यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार तस की तस बनी हुई है। सरकार देश से निकाला होना चाहिए। जो भ्रष्ट सरकार है अब इसका देश से निकाला होना चाहिए। जो जेएनजी ने आंदोलन किया है अब सरकार से छोड़ने से ये नहीं होगा। इसी का हम सजाए देना चाहता हूँ। ये सरकार का अभी छोड़ने का तैयारी कर रहा है, लेकिन इसका हमें सरकार छोड़ने से नहीं छोड़ रहा है। जिस तरह से कार्रवाई होना चाहिए। जो बच्चा है ना कल मरा हुआ है, 19 लोग का ये हत्या किया है, इसी जुर्म में इसको जेल में कोसना चाहिए। केपी शर्मा ओली एक भ्रष्ट नेता है नेपाल का, इसलिए जिस तरह से एक के बाद एक मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं रुकने वाला है। मंत्री जी का राजीनामा से ये मूवमेंट नहीं रुकने वाला है। देश में बदलाव होने वाला है। जब जेवान जी ने नेतृत्व करने वाला है, जब जेवान जी ने चुनावी सरकार बनाएगा,
बस इसके बाद में ये आंदोलन रुकेगा, नहीं रुकेगा। कितनी बड़ी और अहम बात करें कि जो जेनजी प्रोटेस्टर हैं वो जब चुनाव यहाँ पर कराएंगे, वो एक अपनी सरकार यहाँ पर बनाएंगे, तब तक ये प्रोटेस्ट जो है इसी तरह जारी रहेगा। आप भी देश छोड़ने की बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री को जाना है अब यहाँ से, और कोई रास्ता नहीं है? प्रधानमंत्री को मरना होगा। आप क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री अब हट जाए यहाँ से, अब उनको वो नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। आदमी मारने वाला क्या कर रहे हैं? नहीं चाहिए। उसको फांसी दे, फांसी दे, वाली फांसी दे, फांसी दे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप डॉक्टर पढ़ रही हैं, आप एमबीबीएस पढ़ रही हैं, नर्सिंग पढ़ रही हैं, आप कैसे जोड़ती हैं अपने आप को इस प्रोटेस्ट से? आपको क्या लगता है कि जो करप्शन है वो आपके लिए बहुत यहाँ पर हानिकारक है? करप्शन जो है वो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पर, आपके फ्यूचर में क्वेश्चन मार्क है? इसीलिए हम इधर आए हैं, स्टूडेंट्स हैं और हम इसके खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री को जाना ही होगा, उनको कुर्सी छोड़नी होगी। राघवन आज सुबह से काठमांडू की सड़कों पर इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे। उन्होंने कई आंदोलनकारियों से बात की। आंदोलन करने वाले बार बार यही कहते रहे कि उनका प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ नहीं है, यह आंदोलन नेपाल को भ्रष्ट नेताओं के चंगुल से आज़ाद कराने का है। अब पूरा सिस्टम बदलेगा, जो नई सरकार बनेगी वो नेपाल को करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन देगी। ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है, और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया, और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर गए डेमोक्रेसी लाया, ये साथ डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं संसद भवन कितना जल रहा है, यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लोग आते हैं, बैठते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड तो टूट ही गया है ना, आप लोग भी देख रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं आज हमारे नेपाल में संसद भवन में पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोरे मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। नेपाल में अब कोई सरकार नहीं है, लेकिन अब नेपाल को कौन चलाएगा? नया नेता कौन होगा? नई सरकार का स्वरूप क्या होगा? ये सवाल सबके मन में है। 2 ऑप्शंस की बात की जा रही है, या तो सेना सारी पावर अपने हाथ में ले ले, या फिर किसी नए लीडर के नेतृत्व में सरकार का गठन हो। नए नेता के तौर पर काठमांडू के मेयर बालेन शाह के नाम की बहुत चर्चा है। नेपाल की नौजवान पीढ़ी बालेन शाह की सपोर्टर है। बालेन शाह ने 2022 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। उनकी इमेज एक अच्छे प्रशासक की है। बालेन के मेयर रहते हुए कई ऐसे काम हुए हैं जिनसे राजधानी में प्रशासन बेहतर हुआ। बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख की वजह से बालेन शाह लोगों के बीच, खासकर युवा पीढ़ी में खासे लोकप्रिय हैं। बालेन शाह अपने समर्थकों से जुड़ने के लिए पारंपरिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय रहते हैं। नौजवान उनसे जुड़े हैं। कहा तो यह जा रहा है कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ उसके पीछे बालेन शाह ही हैं। आज जैसे ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की इस्तीफे की खबर आई, उसके तुरंत बाद बालेन शाह ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संयम बरतने को कहा। बालेन कह रहे थे कि संसद और राष्ट्रपति भवन हम सबकी संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। अब सरकार गिर गई है, नौजवानों को मकसद पूरा हो गया है, इसलिए अब आंदोलनकारियों को वापस लौट जाना चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले नेपाल के आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिग्देल ने राष्ट्र को संबोधित किया, नेपाल के लोगों से बात की। जनरल सिग्देल ने आंदोलन के दौरान 22 युवाओं की मौत पर दुख जताया, घायलों के ठीक होने की कामना की और उसके बाद कहा कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना बंद करना चाहिए।
जन सिंहदेल ने कहा कि सेना बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहती है, आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। आन्दोलनको क्रममा हालसम्म धेरै जनधनको क्षति। आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये हम सब की संपत्ति है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि धैर्य बनाए रखें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। राष्ट्रीय एकता और अमन चैन बनाए रखना सबका कर्तव्य है। सरकारी संपत्ति और मित्र देशों के दूतावासों की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो हुआ उसका मुझे दुख है, लेकिन अब मैं अपील करता हूं कि युवा अपना आंदोलन खत्म कर दें और इस समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए बातचीत करने को आगे आएं। आह्वान गर्दछौं। सवाल है कि आंदोलन के पीछे कोई लीडर नहीं है, कोई संगठन नहीं है, फिर भी इतने सारे नौजवान इकट्ठा कैसे हुए? राष्ट्रपति भवन से संसद तक कैसे पहुंच गए? इन पर किसी का काबू क्यों नहीं है? इस आंदोलन के पीछे है कौन? इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या अमेरिका ने यह करवाया क्योंकि ओली प्रो चाइना है? क्या नेपाल में राजशाही को वापस लाने की मांग करने वालों ने यह प्रोटेस्ट करवाया? क्या चीन ने युवाओं को भड़काया क्योंकि नेपाल में अमेरिका का इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा है? मुझे लगता है ये सारी बातें हवा हवाई हैं, स्पेकुलेशंस हैं। नेपाल में आग की जो लपटें दिखाई दे रही हैं उनके पीछे जनता का सेंटिमेंट है, सिस्टम से नाराजगी है। जनता ने सबको मौका देकर देख लिया, लेफ्टिस्ट को, माओइस्ट को, राइटिस्ट को, लेकिन सब के सब भ्रष्ट निकले। करप्शन की वहां के सोशल मीडिया में बहुत चर्चा है। जैसे एयरबस से विमान खरीदे गए, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन लाख शोर मचाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी बात कही जाती है कि बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। नेपाल के लोगों के लिए ना अच्छे स्कूल है ना कॉलेज है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के दिलों में घर करती रही हैं। नतीजा ये हुआ कि जब एक बार आग लगनी शुरू हुई तो उसने बुझने का नाम नहीं लिया। पुलिस ने लोगों के सामने हथियार डाल दिए और फौज ने बैलेंसिंग रोल अपनाया। आज की तारीख में सारी उम्मीद फौज पर है, क्योंकि नेपाल में सिचुएशन नॉर्मल होने की जरूरत बहुत है। फौज ये काम या तो अपील करके कर सकती है या फिर सख्ती से। अब बात करते हैं हमारे देश में हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव की। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी सिर्फ 300 वोट हासिल कर पाए। इस इलेक्शन में सारे एमपीज लोकसभा और राज्यसभा के वोट देते हैं। यह नतीजा विपक्ष के लिए जितना बड़ा सेटबैक है, एनडीए के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए उतना ही बड़ा बूस्टर है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एनडीए पूरी तरह एकजुट रहा, जबकि विपक्ष के सांसदों ने पाला बदला, क्रॉस वोटिंग की। हालांकि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में सीक्रेट वोटिंग होती है, कोई व्हिप जारी नहीं होता, अंतरात्मा की आवाज पर सांसदों को वोट करना होता है, और विपक्ष के कुछ सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज पर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट दे दिया। विपक्ष के कम से कम 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। असल में उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के कुल 781 सांसदों को वोट देना था। इनमें से 767 एमपीज ने वोट डाले, जिसमें से 752 वोट वैलिड पड़े, 15 वोट इनवैलिड पाए गए। एनडीए के पास 427 सांसद थे। इसके अलावा जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने भी एनडीए कैंडिडेट के फेवर में वोटिंग की। उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था। इस हिसाब से एनडीए के पास कुल 438 वोट थे, लेकिन सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट। इसका मतलब विपक्ष के 14 सांसदों ने एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। क्योंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, इसलिए जैसे ही सीपी राधाकृष्णन की जीत का ऐलान हुआ, दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक सेलिब्रेशन शुरू हो गया। सीपी राधाकृष्णन को उनकी शानदार जीत के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह,
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं ने ट्वीट करके बधाई दी और इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई संदेश भेजे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, वैसे तो एनडीए कैंडिडेट की जीत तय थी, लेकिन जिस तरह विपक्षी सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज पर राधाकृष्णन को वोट किया, उससे साबित हो गया कि वो किसके साथ खड़े हैं। यह अद्भुत विजय है, अकल्पनीय विजय है और इस विजय ने सिद्ध कर दिया है कि देश का विश्वास किन में है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों ने वोट डाले थे। ये अंतरात्मा की आवाज पे लोगों ने वोट दे दिए और ये सिद्ध कर दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं। सीपी राधाकृष्णन जी को बधाई। वो अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है, विलक्षण नेता है, समाज सेवी है, कल्पनाशील मस्तिष्क है उनका और हमें सौभाग्य मिलेगा कि उनके संरक्षण में राज्यसभा का संचालन होगा और उनके संरक्षण में काम करने का अवसर मिलेगा। हालांकि विपक्ष इस रिजल्ट से खुश होने के बहाने तलाश रहा है, हार में जीत ढूंढ रहा है। जयराम रमेश से लेकर मणिकम टैगोर और इमरान मसूद ने कहा, इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार को पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोट मिले और यही बड़ी बात है। इमरान मसूद ने कहा कि सरकार ने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को हराने के लिए सारी कोशिश की, लेकिन पिछली बार के मुकाबले विपक्ष के इस बार 14% वोट ज्यादा मिले, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। नहीं, देखिए, सब लोग लगे हुए थे और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगा करके चुनाव को मैनेज करने का काम किया। सरकार ने पूरा कोशिश की, उसके बावजूद भी वो बहुत डेंट दे नहीं पाए, तो ये उनको अपने आप में सोचने का प्रश्न है उनके लिए। 14% की बढ़ोतरी रिजल्ट के अंदर है पिछले कैंडिडेट में और इसमें। आप देखें, पहले 26% था, अभी 40% है। तो अपोजिशन तो गेन ही कर रहा है, अपोजिशन लूज थोड़ी कर रहा है। जिस तरह का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव एनडीए जीतेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं था। जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ, ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक एनडीए के पास इंडिया ब्लॉक के मुकाबले 103 वोट ज्यादा थे, लेकिन मोदी के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने राहुल गांधी के ब्लॉक से 152 वोट ज्यादा पाकर सबको चौंका दिया। कांग्रेस और उसके साथी दलों के नेता टीवी पर और सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनी जीत के बड़े दावे कर रहे थे, क्रॉस वोटिंग करवाने की बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक लिखा कि राहुल गांधी मलेशिया में टीडीपी और जेडीयू के नेताओं से सीक्रेट मीटिंग करने गए थे, वो भी स्कूटर पर बैठकर। ये बातें जितनी बेसिर पैर की दिखाई दे रही थी, उससे कहीं ज्यादा फिजूल की निकली। दांव उल्टा पड़ गया। इंडिया ब्लॉक के अपने एमपी टूट गए, क्रॉस वोटिंग कर दी। अब राहुल गांधी और उनके मैनेजर्स को ये पता करने में कई महीने लग जाएंगे कि उनके कौन कौन से एमपीज ने उनका साथ छोड़ दिया और मोदी के उम्मीदवार को वोट दिया। आज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की त्रासदी झेल रहे पंजाब और हिमाचल के दौरे पर गए। मोदी ने दोनों राज्यों के हालात देखने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए और पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की तुरंत मदद का ऐलान किया। डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के तहत पंजाब के लिए पहले ही 12,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये 1600 करोड़ रुपए इससे अलग होंगे। पंजाब के 23 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। करीब 2 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। मोदी ने इन इलाकों का एरियल सर्वे किया और इसके बाद गुरदासपुर में किसानों और बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुना। मोदी के साथ राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़, केंद्रीय मंत्री रविंद्र सिंह बिट्टू भी थे। क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इसलिए पंजाब सरकार के मंत्रियों और अफसरों ने मोदी को बताया कि किन किन इलाकों में किस तरह की मदद की जरूरत है। मोदी को बताया गया कि फिलहाल जो फसल खराब हो चुकी है वो तो हो गई, अगली मुश्किल अगली फसल को लेकर है, क्योंकि खेतों में पानी भरा है,
पानी सूखेगा तो बाढ़ के साथ बालू खेतों में होगी। इसके कारण आने वाली फसल की रोपाई मुश्किल होगी। इसका असर फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन पर होगा। दूसरी मुश्किल बेघर लोगों की है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। उनके घर, उनका सारा सामान बाढ़ में बह गया है, इसलिए उन्हें भी तुरंत मदद की जरूरत है। सारी बातें सुनने के बाद, सारा हाल जानने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ में मरने वालों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान किया। इसके अलावा जिन लोगों के घर बाढ़ में गिर गए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार उनके घर फिर से बनाएगी। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों की एक टीम पहले ही पंजाब का दौरा कर चुकी है। नुकसान के असेसमेंट के बाद जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार पंजाब को और मदद देगी। लेकिन त्रासदी देखिए, प्रधानमंत्री के निकलते ही आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। मोदी के साथ मीटिंग में पंजाब के डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह मुंडिया मौजूद थे। मुंडिया ने कहा कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ की मदद मांगी थी, लेकिन मोदी सिर्फ 1,600 करोड़ रुपए देकर चले गए। ये पंजाब और पंजाबियों का अपमान है। आज मोदी जी आए, पहले तो चाहे महीने बाद उनको याद आई पंजाब की, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो पंजाब है, लेकिन पंजाब का अपमान कर चले गए, वो बहुत दुख की बात है। मैंने उनको बोला, सारा बताने के बाद CS चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब पूरा डिटेल बताई कि हजारों करोड़ का नुकसान हो गया, पंजाब की रोडें टूट गई, पंजाब के लोगों की ज़मीनें टूट गई, पंजाब के लोगों के घर टूट गए, सारा सुनने के बाद तो कह रहे मैं 1,600 करोड़ दे के जा रहा हूँ। तो 1,600 करोड़ एक पंजाब का मान करने के बराबर है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हिमाचल में कुल्लू और मंडी का एरियल सर्वे किया। हिमाचल प्रदेश में लगातार बादल फटने, फ्लैश फ्लड की वजह से जबरदस्त तबाही हुई है। एरियल सर्वे के बाद कांगड़ा में मोदी ने कुल्लू, मंडी और चंबा जिले के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनकी आपबीती सुनी, उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। मोदी से मिलने के लिए 1 साल की नीतिका भी आई थी। 30 जून को मंडी में बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड में नीतिका के पिता, मां और दादी की मौत हो गई थी। बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द सुनने के बाद मोदी ने हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और दूसरे अफसरों के साथ मीटिंग की। रिव्यू के बाद प्रधानमंत्री ने हिमाचल को 1,500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। मोदी ने कहा कि सरकारी प्राथमिकता हिमाचल के रोड नेटवर्क, स्कूलों और लोगों के घरों को फिर से तैयार करना होना चाहिए। इस काम को वर्क फुटिंग पर किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार इसमें राज्य की पूरी मदद करेगी। मोदी के दौरे के बाद सुखविंदर सुक्खू ने कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री से वन अधिकार नियमों में बदलाव की मांग की है ताकि आपदा प्रभावित लोगों को दूसरी जगह जमीन दी जा सके। सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मदद का ऐलान तो किया, लेकिन ये पैसा राज्य सरकार को तुरंत मिलना चाहिए, तभी इसका फायदा लोगों तक पहुंच सकेगा। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। स्पेशल रिलीफ पैकेज देने के हमारा तकरीबन अभी तक 5,000 करोड़ का आरंभिक अनुमान है और ये अभी 10 से 12,000 करोड़ रुपए जा सकता है। सहायता तत्काल ना मिले और 2 वर्ष बाद मिले, 2023 की जो PDN ने आया 2 वर्ष, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, औचित्य नहीं रह जाता है। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से समझा। प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपको 1,500 करोड़ रुपए की सहायता दूंगा, फौरी राहत के तौर पर दूंगा। अब 1,500 करोड़ क्या स्पेशल रिलीफ पैकेज के तौर पर आता है या स्कीम बेस्ड आता है, ये देखने की बात है। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में हमने उनको अपनी प्रेजेंटेशन दी, 1 घंटे की प्रेजेंटेशन थी जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय थे और हमने उनसे बातें की है। अब सहायता का जो घोषणा करके गई है, अब उसका इंतजार है कि वो जल्दी लागू हो। हमारी कई मुद्दों पर बात हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। कुछ नियम है उसको बदलने के लिए जहां परिवर्तन करना होगा, अधिकारियों की को दिशा निर्देश दिए। अब उस पर कितना अमली जामा पहुंचता है वो आने वाले समय में पता लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब और हिमाचल गए, हालात का जायजा लिया, राहत का वायदा किया। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है, फिर भी मदद करने में हाथ नहीं रोका। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने बड़े डिग्निफाइड तरीके से बात की। सिर्फ मदद
जल्दी पहुंचाने की मांग की, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के नेताओं ने 2 मिनट बाद ही रोना शुरू कर दिया। 1600 करोड़ रुपए की फौरन मिलने वाली मदद को पंजाब का अपमान डिक्लेयर कर दिया। यह बात सही है कि हिमाचल और पंजाब में जितनी तबाही हुई है उसके लिए दोनों राज्यों को और मदद मिलनी चाहिए, लेकिन ये मदद कितनी हो इसका अंदाजा नुकसान के असेसमेंट के बाद लगेगा। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। अभी से हाय तौबा करने से क्या फायदा। और अब बात बिहार की। बिहार में आज नीतीश कुमार ने ऐसे 26 फैसले किए जो महागठबंधन के नेताओं की टेंशन बढ़ाएंगे। अब बिहार में आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। अब तक आंगनवाड़ी सेविका की सैलरी 7,000 रुपए है, जो अब बढ़कर 9,000 रुपए हो गई है। आंगनवाड़ी सहायिका को अब तक हर महीने 4,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब 4,500 रुपए महीने मिलेंगे। आंगनवाड़ी की महिलाओं को ज्यादा सैलरी देने के लिए बिहार सरकार पर हर साल 345 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आएगा। इस फंड को आज नीतीश कुमार ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कर्मियों का यात्रा भत्ता बढ़ाने का ऐलान भी किया। राजस्व कर्मचारी के 3,330 अतिरिक्त पद क्रिएट किए गए। सामूहिक विवाह योजना के तहत 8,053 पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए जिस तरह एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं, उससे तेजस्वी जरूर परेशान होंगे। आज तेजस्वी ने कहा उन्होंने जिन जिन योजनाओं का वादा किया उनसे घबराकर नीतीश कुमार उनकी नकल कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जनता को डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल चीफ मिनिस्टर की जरूरत है। आप देखिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के हमारे कार्यकर्ता, बहादुर कार्यकर्ता माई बहन योजना का फॉर्म भर रहे हैं, युवा को नौकरी मिले, गारंटी मिले, युवा संवाद का फॉर्म भर रहे हैं, और ये सरकार के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सारी पार्टियां करती हैं, हमारा दल भी कर रहा है, और हमारी पार्टी तो ऐसी है कि हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाया है। 5 लाख नौकरियां दी हैं। आज मजबूरी है, माई बहन मान योजना के दबाव में आज सरकार को जो है 10-10 हज़ार रुपया बांटना पड़ रहा है। ये सरकार नकलची सरकार है। विजन हमारा है, और ये लोग केवल नकल कर सकते हैं, विजन नहीं ला सकते हैं। इसलिए जनता को इस बार ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए। जिन नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि वो सरकार नहीं चला सकते, फैसले नहीं ले सकते, बोल नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, उन्हीं नीतीश कुमार ने आजकल तेजस्वी यादव की नाक में दम किया हुआ है। वो हर रोज ऐसे फैसलों का ऐलान करते हैं जो एक एक करके उनके सपोर्ट बेस को और पक्का करता है। तेजस्वी यादव वादे कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। महिलाओं को, नौजवानों को, गरीब लोगों को मदद करने के लिए स्कीम्स का एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं। आज जो ऐलान उन्होंने किए उसमें महिला सेविकाओं के अलावा सरकारी कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने की घोषणा भी है। तेजस्वी इनमें से किसी योजना का विरोध नहीं कर सकते। वो भी आजकल अचरज में होंगे कि नीतीश कुमार इतनी सटीक प्लानिंग कैसे करते हैं। आजकल नीतीश का हर तीर निशाने पर क्यों लगता है। आज लुधियाना से कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लुधियाना में दिन दहाड़े 20 सड़क पर चलते ऑटो में एक महिला को लूटने की कोशिश की गई, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाई। कुछ नौजवानों ने मदद की, सड़क पर ऑटो का पीछा करके महिला को बचाया और लुटेरों को पुलिस के हवाले कर दिया। यह वारदात लुधियाना के हुसैनपुरा के पास नेशनल हाईवे पर हुई। महिला अपने बच्चों के साथ ऑटो में बैठकर लुधियाना से फिल्लौर जा रही थी। ऑटो में ड्राइवर के अलावा पहले से 2 लोग मौजूद थे। महिला ने सोचा 2 सवारियां ऑटो में पहले से ही बैठी हैं, लेकिन असलियत में वो लुटेरे थे। रास्ते में दोनों बदमाशों ने महिला को चाकू दिखाकर उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन महिला ने बहादुरी दिखाई और बदमाशों से भिड़ गई, मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। इसलिए महिला ऑटो के बाहर लटक गई और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला करीब 1.5 किलोमीटर तक ऐसे ही लटके लटके लोगों से मदद मांगती रही। ऑटो के पीछे चल रही कार में सवार नौजवानों ने इस ऑटो का पीछा किया। ऑटो ने भागने की कोशिश की, साइड से 2 बार कार को टक्कर मारी,
इसी दौरान आसपास गुजरे बाइक्स ने भी ऑटो का पीछा किया। कुछ दूर चलने के बाद ऑटो पलट गया। पीछा कर रहे लोगों ने ऑटो में बैठे 2 लुटेरों को पकड़ लिया, उनकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। तीसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस महिला की हिम्मत की दाद देनी चाहिए, वो घबराई नहीं, मदद के लिए चिल्लाई। तारीफ उन लोगों की भी होनी चाहिए जिन्होंने इस ऑटो का पीछा किया, लुटेरों को पकड़ा। लेकिन पंजाब पुलिस को सोचना चाहिए कि दिन दाड़े हाईवे पर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, अपराधियों के हौसले इस कदर क्यों बढ़ गए हैं।